हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आप रामबाण सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। और रामबाण सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम से कम करते हैं एक वीडियो में, कभी कभी 3 भी कर लेते हैं। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को किस तरीके से लिखा जाए, बहुत सारे बच्चों को इसी में संदेह रहता है, इसी में शक रहता है। तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाता हूँ और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक कर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो जाए। ठीक है बच्चे, आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है बच्चों कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करें। मतलब 1929 में एक आर्थिक संकट आया था, तो ये तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न है, तो उसके कारण क्या है और उसके परिणाम क्या हुए ये हमें बताना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आर्थिक मंदी होती क्या है हम उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। मतलब आर्थिक मंदी से आपको क्या समझना चाहिए? तो आपको ये समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ से पैसे की कमाई हो रही है, तो उसमें मतलब कि वो जो बिजनेस है ना उसमें क्या आ जाए? मंदी आ जाए। मंदी आने का मतलब ये है कि ना तो जो सामान हम बेचने के लिए दुकान लगाए हुए हैं, जो सामान हमारी दुकान से धड़ाधड़ बिक रहा है, अचानक से उसकी बिक्री रुक जाए। ठीक ना, पहले जहां हम 100 पीस बेच रहे थे वहां पर 5 पीस बिके, तो हम कहते हैं मंदी आ गई है। ठीक है बच्चों, तो वही है कि आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, आगे ना बढ़े बल्कि घटने लगे। लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं। बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाती है। ये देखो बच्चे, बैंक जो है वो दिवालियापन के कगार पे चले जाते हैं। दिवालियापन का क्या मतलब हुआ? जैसे बैंक ने कर्ज दिया है, मुझे कर्ज दिया, मेरे जैसे और लोगों को कर्ज दिया, अब मेरे पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो हम बैंकों को बोलेंगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, अब जो करना है कर लीजिए। ठीक, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अब बैंक के पास जो पैसा था वो बैंक ने हमें दे दिया, बैंक के पास खुद पैसा नहीं, तो बैंक भी भाई जो, अब बैंक में मतलब पैसा कहाँ से आता है? तो बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं। ठीक ना, या तो बैंक आरबीआई, ये मतलब जो केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, वहाँ से पैसे लेती है। ठीक, तो जो जमा किया है उसका पैसा, और जो बैंक ने मतलब जैसे कि स्टेट बैंक यहाँ का है, ठीक, अब स्टेट बैंक ने आरबीआई से कर्ज लिया है। ठीक, तो स्टेट बैंक आरबीआई को और अपने उस कस्टमर को जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उसको कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने जहाँ जहाँ जिनको जिनको पैसा दिया वो लोग दिवालिया हो गए, तो अब भाई हम भी पैसा नहीं दे पाएंगे। तो इसको बोलते हैं दिवालियापन होना। ठीक, वस्तु और मुद्रा की बाजार में कोई कीमत न रह जाना का क्या मतलब है बच्चों? कि कोई वस्तु जो है, जैसे कि खूब ज़्यादा, पहले ऐसा है कि ये वाला मोबाइल बहुत बिक रहा था, बहुत बिक रहा था, 30,000 रुपये में मोबाइल बिक रहा था। ठीक है, जिससे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अचानक से ऐसा हुआ कि मोबाइल खरीदने ही मतलब लोगों ने कम कर दिया, तो कंपनी क्या करेगी? इसका दाम को कम करेगी, फिर भी नहीं बिका और कम करेगी, फिर नहीं बिका और कम करेगी, तो इसकी कीमत कम हो रही है। तो इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कीमत नहीं रह जाना। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको आर्थिक मंदी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। कारण क्या है इसका? 1929 ईस्वी के जो आर्थिक मंदी आई थी उसका कारण क्या है? तो 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था ना, उसी में समाहित था बुनियादी कारण, मतलब मेन कारण वही था। क्या था भाई? तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। हुआ ये था बच्चों कि जब सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब तो लड़ाई में व्यस्त थे। ठीक ना, तो वो लोग अपने यहाँ कृषि क्षेत्र से संबंधित जो उत्पादन था उसको रोक दिए थे। जैसे कि वो गेहूँ नहीं उपजाते थे, वो चावल नहीं उपजाते थे, मक्का नहीं उपजाते थे। इसके बदले उसके जो सारे मर्द थे वो या तो लड़ाई कर रहे थे या तो हथियार बना रहे थे। अब हो गया प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। अब जब समाप्त हो गया तो हर देश ने फिर से क्या किया? कृषि क्षेत्र में अपना भाई जो भी
काम रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया, वो गेहूँ उपजाने लगे, मकई उपजाने लगे। ठीक, तो हर जगह इतना गेहूँ इतना मकई हो गया कि कोई उसको खरीदने वाला नहीं रहा। अब पहले आराम से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के किसान जो हैं वो आराम से गेहूं उपजाते थे और महंगे दामों पर बेचते थे इन देशों को, जो देश लड़ाई झगड़ा में लगा हुआ था। ठीक, अब उनका गेहूं बिकना बंद हो गया। अब बिकना बंद हो गया तो जो बेचारा किसान गेहूं बेच करके पैसे कमाता था उसका गेहूं नहीं बिका, तो उसको पैसे नहीं मिले। अब उसको पैसे नहीं मिले तो वो और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो ख़रीदना बंद कर दिया। जैसे कि किसान को पैसा मिलता था तो वो कपड़े ख़रीदता था, वो मांस ख़रीदता था, वो अलग अलग चीज़ें ख़रीदता था, है ना। वो उनके पास ख़रीदना बंद कर दिया तो उनका मंदी हो गया। अब कपड़े वाले को जब मंदी हुआ तो कपड़ा वाला जहाँ से कपड़ा ख़रीदता था उसका मंदी हो गया। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक ना। तो एक के बाद एक के ये में मतलब कह सकते हैं कि जो कारोबार है उसमें मंदी आने लगी थी। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। इससे उन कृषि उत्पादों की कीमत गिरी और गिरती कीमतों से किसान की आय घट गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। अमेरिका के बाजारों में एक सट्टाबाजी का प्रवृत्ति निकला था, मतलब कि चाल चलन निकला था, वो भी आर्थिक मंदी में निर्णायक रहा। लोग ज़्यादा पूंजी हार जा रहे थे। गरीबी और बेरोजगारी से उपभोक्ताओं की जो क्रय क्षमता है वो घट गई थी। गरीबी आ गई थी, बेरोजगारी आ गई थी, तो जब पैसा ही नहीं है तो खरीदेगा कहाँ से। तो खरीदने की क्षमता, जिसे हम क्रय क्षमता कहते हैं, वो घट गई थी। अब वो वस्तु कोई उपभोक्ता खरीदे ही नहीं तो वस्तु जो है ऐसे दुकान में रखे रखे खराब होगा ना, तो दुकानदार उसका कीमत कम कर देगा। कीमत कम कर दिया मतलब मंदी आई हुई है। ठीक है बच्चों, अतः विश्व व्यापार पर आधारित जो व्यवस्था थी वो लड़खड़ा गई और अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी आर्थिक संकट का एक महत्वपूर्ण कारण था। देखो बच्चे, ऐसा था कि अमेरिका के जो बैंक थे ना वो पूरी दुनिया को कर्ज देते थे। अब अमेरिका में ही आ गया मंदी, तो वो दूसरे को कर्ज देना बंद कर दिया। दूसरे देशों को, जैसे भारत को कर्ज देता था या और किसी देश को कर्ज देता था। तो अगर मान लो एक देश है और वो देश अमेरिका के कर्ज पर ही आश्रित रहता है कि हमको इस टाइम पे, मान लो कि जनवरी के टाइम पे हमको अमेरिका जो है, ए नाम का देश है, और ए नाम का देश जो है वो जर्मनी के टाइम पे अमेरिका से कर्ज लेता है कि हम अमेरिका से कर्ज लेंगे और अपने यहाँ चावल लगवाएंगे। चावल का उत्पादन जब हो जाएगा तो हम इस चावल को बेचेंगे और बेचने के बाद जो पैसा होगा अमेरिका का कर्ज उसमें से लौटा देंगे। अब अमेरिका ने कह दिया कि नहीं भाई, इस बार हम तुमको कर्ज नहीं दे पाएंगे, हमारी हालत खुद ख़राब है। अभी बेचारा चावल उपजाए तो उपजाए कैसे। ठीक, अब इसके यहाँ चावल नहीं उपजा क्योंकि भाई पूंजी ही नहीं था, तो ये भी कर्ज में डूबा, मतलब ये भी मंदी के ये में डूब गया, चपेट में आ गया, है ना बच्चे। तो अमेरिका से जो पूंजी का प्रवाह रुक गया था या कमी आई थी, वो भी आर्थिक मंदी का एक बहुत बड़ा कारण था। इसका परिणाम क्या निकला बच्चों? तो इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। यूरोप के अनेक बैंक रातों रात बंद हो गए थे, रातों रात बंद हो गए थे, समझे। अनाज और कच्चे माल की कीमतें घटने लगी। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया और कारोबार के ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ गई। कारोबार ही नहीं तो बेरोजगारी बढ़ गई बच्चों। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गए एवं कई कंपनियां बंद हो गई। लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। बताइए, एक बार में 60 लाख लोग, उस जमाने में बहुत ज़्यादा था भाई, अमेरिका की आबादी कम थी उस जमाने में। तो ये आर्थिक महामंदी के कारण एवं परिणाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। मतलब कि भूमंडली के कारण आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। भूमंडलीकरण है क्या? तो भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है। मतलब कि पूरे विश्व के लोग राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, किसी भी तरीके से अगर एक दूसरे से मिल जाए, एक की संस्कृति दूसरे के साथ मिले, एक का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो दूसरे के साथ होने लगे, तो इसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण। समायोजन का मतलब होता है एक दूसरे में समाहित हो जाना। ठीक, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करता है। भूमंडलीकरण क्या करता है बच्चों? तो विश्व के विभिन्न भागों के जो लोग हैं ना, उनका भौतिक या
वैज्ञानिक स्तर पर क्या करता है, उनको एकीकृत करता है, उनको एक कर देता है। ठीक, भूमंडलीकरण के उदय के विषय में जो इतिहासकार हैं और विचारक हैं उनमें काफ़ी मतभेद रहा। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि किसी न किसी रूप से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मानव इतिहास के आरंभ से चली आ रही है। जब इंसानों ने धरती पर कदम रखा तभी वो एक दूसरे से जुड़ने लगे थे उन पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अभी जिस समय में हम रह रहे हैं उसमें आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव आम जीवन पर साफ दिख रहा है। यही है सवाल ना कि क्या ये हो रहा है, प्रभाव क्या पड़ा है आज के जीवन पे। तो हम यही अब बताने जा रहे हैं कि साफ दिख रहा है कि प्रभाव पड़ा है। भूमंडली के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसकी झलक शहर, कस्बे और गांव सभी जगह दिखाई पड़ती है। मतलब हम लोग अपने ये के लिए, जिंदा रहने के लिए जो कमाने खाने का जो हमारा जरिया है, जो रोज़गार है, उस पे भूमंडलीकरण की छाप साफ दिखाई पड़ती है। पहले हमारे रोज़गार का तरीका अलग था, अब हमारे रोज़गार का तरीका बहुत ज़्यादा बदल गया है और ये बदलने के पीछे जो कारण है वो भूमंडलीकरण ही है, पूरे दुनिया का एक साथ जुड़ जाना ही है। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनी है ना बच्चों, वो केवल एक काम करती है, चाइना से अमेरिका यहाँ इंडिया में माल भेजती है, इंडिया से चाइना में माल भेजती है। तो ये जो भेजने वाली शिपिंग कंपनी है, अगर ये माल इंडिया से चाइना और चाइना से इंडिया आना जाना नहीं होता तो वो कंपनी क्या, जो हजारों लोगों को रोजगार दे रखी है, वो रोजगार दे पाती और कंपनी क्या टिक पाती? नहीं ना। तो भूमंडलीकरण के कारण ही संभव है ना बच्चों। पाकिस्तान से इतनी लड़ाई होती है अपने देश भारत की, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान से डेली हजारों ट्रक आता है माल यहाँ, और यहाँ से हजारों ट्रक माल पाकिस्तान जाता है, व्यापार चालू है बच्चों। ठीक, तो अगर भूमंडलीकरण नहीं होता तो क्या ये चीज़ होता? क्या नहीं ना। अब जो हजारों ट्रक जो हैं लगे हुए, आना जाना जो हो रहा है, तो इसका काम तो खत्म हो जाता। बहुत से और भी संस्थाएं हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। ओके, बहुत से और संस्थाएं हैं जो ऐसे काम में लगी हुई हैं बच्चों। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान दौर में 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का जो विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ है, उसमें इसी का योगदान है। सेवा ही तो है ये सब, है कि नहीं? होटल खुल गए। होटल क्यों खुल गए? तो अमेरिका के लोग यहाँ आ रहे हैं व्यापार के सिलसिले में, तो होटल में रुक रहे हैं। पहले आते ही नहीं तो होटल में क्यों रुकते? होटल में रुकते नहीं तो होटल वाला होटल क्यों खोलता, है ना बच्चों? जिससे लोगों से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के बदले पैसा लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताएं तो यातायात की सुविधा, जैसा कि मैंने अभी बताया, होटल और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, कॉल सेंटर खोले जा रहे हैं। कॉल सेंटर का यही तो काम है। खाली वो क्या करता है भाई, इधर के मतलब मान लो कि यहाँ का काम है वहाँ पूरा कर रहा है, वहाँ के काम मतलब जैसे अगर मान लो एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ठीक, विदेशी कंपनी ने यहाँ आकर के क्या कर दिया है भाई, कंपनी खोली है। अमेरिका की कंपनी है, इंडिया में कंपनी खोली है। ठीक, अब कंपनी खोली है, कोई सामान अपना प्रोडक्ट बेचवाती है, तो सामान में खराबी भी आएगी, और अगर खराबी आएगी तो उसको सुधार कैसे करेगा? तो उसके लिए वो कस्टमर केयर का नंबर देते हैं। तो हम कॉल करेंगे तो अमेरिका कॉल जाएगा, तो समझ में आ रहा है कितना महंगा पड़ेगा। तो इंडिया में ही कॉल सेंटर खोल देते हैं वो लोग। अब इंडिया वाले और इंडिया में एक्सपर्ट को बैठा दिया है, इंडिया में उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो ये जो काम मिला, तो अमेरिका के लोग आकर के यहाँ जो कॉल सेंटर खोले हैं, तो भूमंडलीकरण के कारण ही हुआ ना बच्चे। ठीक है, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल इत्यादि, रोजगार के कई नवीन अवसर हमारे पास उपलब्ध हुए, जैसे टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी। सूचना और संचार के अंतर्गत आप देखते होंगे कि निजी डाक सेवा है ना, DTDS वगैरह देख रहे हो ना, या तो निजी डाक सेवा, कुरियर सेवा, साथ ही साथ 3-4 कंप्यूटर लगाकर एक दुकान में तुरंत तस्वीर दे देना, परीक्षा की जो परिणाम है उनकी जानकारी देना, ये सब उसी के कारण संभव हो पाया है। किसके कारण? तो भूमंडलीकरण के कारण। अतः उपरोक्त वर्णित सभी क्षेत्र भूमंडलीकरण के दौरान काफ़ी तेज़ी से फैला है, जिससे लोगों की जीविकोपार्जन के कई नवीन अवसर मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग कैसे लिखोगे, ये सवाल है बच्चों, और आपको इस सवाल का जवाब लिख करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दें। ये है आपका ये होमवर्क है। ठीक है बच्चे, संकट का कारण क्या था? ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।